बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड फिज़िक्स बच्चों, यूनिट 22 सेकेंड फिज़िक्स का चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर के काम को तफसीली डिस्कस किया था। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है और ट्रांजिस्टर को जोड़ने के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं सर्किट में। जब भी ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है तो उसके तीन में से एक टर्मिनल को हमेशा कॉमन बनाया जाता है और इस जोड़ने के तरीकों को कन्फिग्रेशन कहते हैं सर्किट में। एग्जाम्पल के अंदर हमने जो बात करी थी उसमें बेस कॉमन था, तो एक आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके और अब आप ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ने का एक नया तरीका पढ़ेंगे, जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त जब ट्रांजिस्टर को जोड़ते हैं तो ट्रांजिस्टर सर्किट में एम्पलीफायर का काम करता है। ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम किस तरीके से करता है, लेकिन अभी हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट पढ़ रहे हैं। ये सर्किट आपको प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। इमीटर को कॉमन रखा गया है, जैसा कॉमन इमीटर कहते हैं। मैंने इस वक्त डायग्राम के अंदर ट्रांजिस्टर को जो है वर्टिकल बना दिया है ताकि कॉमन इमीटर की डायग्राम बनाने में आसानी हो। वर्टिकल सर्किट आपके सामने है, जिसमें आपको ये कलेक्टर नजर आ रहा है, जिसमें होल्स जिसमें कम चार्जेस मौजूद हैं, क्योंकि ये एनपीए ट्रांजिस्टर है। जैसा कि आपके सामने नाम लिखा हुआ है, तो ये एन है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी एन है, नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन ये कलेक्टर है, लिहाजा इसको लाइटली डोप किया गया होगा एज कम्पेयर टू इमीटर। ये इमीटर है, ठीक है, और ये बेस है जो सबसे लाइटली डोप्ड होगी। बेस जो है वो पी टाइप सब्सटेंस है, इसमें होल्स मौजूद होंगे, दोनों तरफ डेप्लीशन लेयर है। ये सारी बात आपकी समझ में आ गई। वो ट्रांजिस्टर जो अभी तक आप हॉरिजॉन्टल देखते रहे थे उसको वर्टिकल बना दिया गया और कोई फर्क नहीं है। इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दोनों इनपुट और आउटपुट सर्किट शेयर द इमीटर। इमीटर जो है वो कॉमन होता है। टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, द बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। बेस इमीटर जंक्शन, ये बीई से इसका नाम लिखा जाएगा और बहुत सी जगह पे आपके सामने आएगा बेस इमीटर जंक्शन। और दूसरा है कलेक्टर बेस जंक्शन, सीबी से इसका नाम लिखा जाएगा। डायग्राम पे गौर कीजिएगा। डायग्राम में ये कलेक्टर है मेरे पास, ये इमीटर है मेरे पास, ठीक है, ये बीच में बेस है मेरे पास। कलेक्टर को, ये एन टाइप सब्सटेंस है, ये एन टाइप सब्सटेंस है, ये पी टाइप सब्सटेंस है। कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से ले जाकर जोड़ा, खुद ब खुद आपके सामने आ गया कि रिवर्स ब्यास है। बैटरी का दूसरा टर्मिनल निकाला नेगेटिव और वो ले जाके इमीटर से जोड़ा, नजर आ गया आपको कि ये भी एन टाइप के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो एन टाइप के सामने जो है वो नेगेटिव है और दूसरा जो है वो एन टाइप के सामने जो है वो पॉजिटिव है। लिहाजा ये एक वीसीसी बैटरी को जोड़ दिया गया। इस वीसीसी बैटरी की जो पावर होगी या वोल्टेज होगा वो इस वीबीबी के मुकाबले में ज़्यादा होगा। ये वीबीबी दूसरी बैटरी है जिसको बेस के साथ जोड़ा गया एक टर्मिनल को, और बेस जो है वो पी टाइप सब्सटेंस है और पी टाइप सब्सटेंस के सामने पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये वाला जो है ये फॉरवर्ड ब्यास है। और इमीटर जो है वो क्या है, उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने नेगेटिव नेगेटिव के सामने आया है, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आया है, तो ये वाला सर्किट फॉरवर्ड ब्यास है, ये वाला सर्किट जो है वो रिवर्स ब्यास है। इस सर्किट के अंदर आपको कुछ फर्क ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टर लगी हुई है, ये रेजिस्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। एक रेजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है, ये रेजिस्टर भी करंट को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। ये रेजिस्टर का मतलब सिंपल सी है, बात ये है कि ये रेजिस्टर जो भी लोड होगा जो आप ट्रांजिस्टर से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई बल्ब लगाया हुआ है आपने साथ में, कोई फैन लगाया हुआ है आपने साथ में, ये उस लोड को जाहिर कर रही है। ये वाला हिस्सा आउटपुट सर्किट कहलाता है, ये वाला हिस्सा इनपुट सर्किट कहलाता है, क्योंकि जो भी बैटरी होगी, जो भी करंट का कंट्रोल होगा वो आप यहाँ पे वीबीबी पे करेंगे, और जो आउटपुट करंट आप हासिल करेंगे वो आप इस हिस्से में इसके लिए हासिल करेंगे, इस रेजिस्टेंस के लिए। तो लिहाजा ये आउटपुट सर्किट है, ठीक है। कुछ बातों को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए सर्किट के डायग्राम को साफ करना जरूरी है, ताकि आप को मैं नई चीजें मेंशन कर सकूं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया कि हमारे पास ये वाला हिस्सा रिवर्स ब्यास है, ये हिस्सा फॉरवर्ड ब्यास है। वीसीसी की वैल्यू जो है वो वीबीबी के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमारे पास दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं यहाँ पे। हमेशा ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं। एक पीएन जंक्शन ये है जो कलेक्टर बेस जंक्शन कहलाएगा, कलेक्टर और बेस जंक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो जंक्शन है वो ये वाली लेयर कहलाएगी, जो कि हमारे पास इमीटर बेस जंक्शन है, क्योंकि इमीटर और बेस के दरमियान है,
ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बैटरी जो हमने लगाई है ये इमीटर और बेस के दरमियान लगाई है, और ये वाली जो बैटरी हमने लगाई है ये कलेक्टर और इमीटर के दरमियान लगाई है, तो इमीटर कॉमन है। लेकिन ये जंक्शन की लेयर जो है ये आपको नजर आ रही है कि ये कलेक्टर और बेस का जंक्शन है। हाँ, बैटरी के टर्मिनल जो है वो कलेक्टर और इमीटर है, वो मुझे नजर आ रहा है, और कलेक्टर इमीटर कॉमन है। इधर भी इमीटर कॉमन है और इस वाले सर्किट में भी कॉमन है, दोनों सर्किट में कॉमन है, लिहाजा ये कॉमन इमीटर सर्किट कहलाता है। ये जो लाइन आपके सामने आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की फिजिकल कंडीशन ऐसे की गई है कि एनी स्मॉल चेंज इन बेस करंट लीड्स टू द लार्जर चेंज इन द कलेक्टर करंट। ठीक है, वैसे ये बात हमको मालूम है कि जब भी हम करंट यहाँ से सर्किट में इमीटर से कलेक्टर की तरफ जाता है तो उसका कुछ हिस्सा बेस करंट बन जाता है, तो लिहाजा बेस करंट जो होता है वो काफी हद तक इमीटर करंट को कंट्रोल करता है, कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले इसकी एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि यहाँ से मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स बेस से बाहर निकल आएंगे तो ऊपर 98 रह जाएंगे, और अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स बेस करंट बन जाएंगे तो आप समझते हैं कि सिंपली ऊपर 80 रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्टर करंट है वो काफी हद तक कंट्रोल होता है बेस करंट से। ये वाली बात तो समझते हैं, लेकिन इसका कौन सा फैक्टर होता है जो हमको इस बात को जाहिर करता है कि कितना करंट ऊपर जाएगा, वो फैक्टर या ट्रांजिस्टर के लिए वो कांस्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है ना, इनकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दी, लेकिन इनको मजीद डिटेल के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। This means that slight variation in the current flowing through the base can effectively control the current in the emitter collector circuit। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बेस करंट के ऊपर काफी हद तक कहानी डिपेंड कर रही है कि बेस करंट के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ऊपर कलेक्टर करंट जो है वो कितना हो रहा है। ठीक है, सर्किट के अंदर मैंने आपको बताया दो हिस्से हैं, एक इनपुट सर्किट है, एक आउटपुट सर्किट है। जो इनपुट सर्किट आपके सामने है उसके बारे में पढ़ना, सर्किट की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। जो आउटपुट सर्किट है उसके बारे में पढ़ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देख लें थोड़ी देर के लिए, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीज पढ़ी जाती है, मैं अगेन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीज पढ़ी जाती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन इन द बेस करंट, ये जो IB की वैल्यू है इसमें क्या वेरिएशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन बेस टू इमीटर वोल्टेज VBE के चेंज करने से। VBE सर्किट में नजर कहाँ आ रहा है, गौर कीजिएगा। बैटरी का नाम तो VBB है, ये रहा B से ये टर्मिनल है और यहां से E से ये टर्मिनल है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान में एक वोल्ट मीटर लगा दूं, वोल्ट मीटर इस वजह से ताकि मैं बेस और इमीटर, ये रही बेस मेरे पास और ये रही इमीटर मेरे पास, बेस और इमीटर के दरमियान में वोल्टेज मालूम करना चाहता हूं इस रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। रेजिस्टेंस अब हमारी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा करती है करंट को, तो उसका फंक्शन बेसिकली करंट को कंट्रोल करना ही होता है ना, रेजिस्टेंस का। तो अगर मैं उस रेजिस्टेंस को बाईपास कर दूं, उस रेजिस्टेंस को अलग कर दूं, तो मुझको नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्योर बी से और ई से ये वोल्ट मीटर अगर अटैच कर दिया जाए तो ये वोल्ट मीटर जो मुझको रीडिंग देगा, ये वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग देगा बेस और इमीटर के दरमियान वोल्टेज की। तो अगर, और ये बेस और इमीटर का जंक्शन है, ये बेस इमीटर जंक्शन कहलाएगा। तो अगर मैं प्योरली बेस और इमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है उसका ताल्लुक मालूम करना चाहूं IB करंट के साथ, आपको नजर आ रहा है कि दोनों इनपुट सर्किट के मुतालिक बात हो रही है या इनपुट सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि इस डायग्राम के अंदर अगर देखा जाए और आप लोग देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये इनपुट सर्किट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से जो भी बैटरी आप लगाएंगे या जो भी काम आप कर रहे होंगे वो इनपुट सर्किट का काम कहलाएगा। तो VBE और IB के दरमियान में, ये मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, VBE और IB के दरमियान में अगर आप ताल्लुक मालूम करें, लेकिन ताल्लुक मालूम करने से पहले जरूरी है कि आप VCE को कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट क्यों कर दें VCE को? अच्छा, अभी सर्किट में VCE भी नजर नहीं आ रहा। VCE क्या चीज है? कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में, कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में वोल्टेज। तो आपको कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में वोल्टेज आप बोलेंगे तो VCC नाम है। मैं आपसे एक काम करता हूँ, वही बात है ना कि मैं आउटर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली रेजिस्टेंस इसको बाईपास कर दूं, यहां से कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में एक अगर वोल्टेज मालूम करूं तो ये वोल्टेज जो कहलाएगा ये VCE कहलाएगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये प्योरली C और E टर्मिनल के दरमियान है, तो ये VCE नजर आएगा। ये लाजमी तौर पे VCC से डिफरेंट होगा। VCE और VCC में डिफरेंट होगा क्योंकि VCE प्योर कलेक्टर और इमीटर के दरमियान है और VCC जो है वो लोड की रेजिस्टेंस मिला के फिर ये बन रहा है। इसमें थोड़ी सी बहस और करेंगे, लेकिन उससे पहले
ये जो VCE वोल्टेज है इसको कांस्टेंट कर दिया जाए। जब इसको कांस्टेंट कर दिया जाए यानी कि इसमें कोई फर्क ना पड़े, तो फिर आप VBE और IB का ताल्लुक मालूम करें, तो फिर वो आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। क्योंकि लाजमी तौर पे देखिए कांस्टेंट इस चीज को करते हैं जिसके चेंज होने की वजह से हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएं। तो अगर हम VBE और IB के दरमियान में ताल्लुक मालूम करेंगे और VCB चेंज होता रहेगा, तो फिर हमको इन दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट पता नहीं चलेगा। VBE का और IB का एक दूसरे पे इफेक्ट पता नहीं चलेगा। सही इफेक्ट मालूम करने के लिए जरूरी है कि इस फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो ये वाली स्टडी जो कहलाती है ना, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। क्लियर? मैं जरा सा काम से हटके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ आपके सामने बनाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने VBE की मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज दी हैं और यहाँ पे मैंने IB की वैल्यूज दी हैं। ठीक है, एक चीज मुझको मालूम है, और वो चीज मुझको मालूम है कि ये डेप्लेशन लेयर होती है। यहाँ पे तो डेप्लेशन लेयर, ये डायग्राम में चले नजर आ रही है, उस वाले डायग्राम में, बराबर डायग्राम में हटाई हुई है हमने यहाँ पे। ये डेप्लेशन लेयर जो नजर आ रही है, ये आपको बेस और इमीटर के दरमियान में नजर आ रही है। ये रहा बेस मेरे पास और ये रहा इमीटर मेरे पास। तो ये जो डेप्लेशन लेयर है, ये बेस इमीटर जंक्शन के ऊपर है। जब मैं इस वाले हिस्से को फॉरवर्ड ब्यास करता हूँ, तो ये डेप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है। जो नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे डेप्लेशन लेयर नहीं है, जब भी जो है वो सर्किट में करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। लास्ट वीडियो आपने देखी है, उसमें सब ये पूरा वर्किंग जो है वो डिस्कस हो चुकी है कि डेप्लेशन लेयर फॉरवर्ड ब्यास करने के से हट जाती है, तो फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उनको रोक नहीं पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करते हैं, तो ये उनको और मौका देती है, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो करंट के फ्लो करने का रास्ता बन जाता है, बस इस डेप्लेशन लेयर को हटना होता है। ठीक है, अब बात क्या है कि जब VBE और IB के दरम्यान में ग्राफ बनाऊं और करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो मेरे पास ये डेप्लेशन लेयर जो है 0.7 वोल्ट की होती है। हमें मालूम है कि सिलिकॉन के अंदर जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। हम 0.7 वोल्ट की डेप्लेशन लेयर ये बनती है, ये पहले क्लासेस में डिस्कशन हो चुका है। इस 0.7 वोल्ट की डेप्लेशन लेयर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि मैंने आउटर वोल्टेज जो है इन दोनों के दरमियान में वो 0.7 वोल्ट ये से ज्यादा रखा हुआ। जब मैं 0.7 वोल्ट का बाहर से वोल्टेज सेट करता हूं, तो ये डेप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है, क्योंकि ये डेप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर जो होता है ये 0.7 वोल्ट का होता है। ठीक है, अब मैंने VBE की वैल्यूज डिफरेंट दिखाता हूं आपको। यहाँ पे तो VBE की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे VBE की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे VBE की वैल्यू 2 होगी, और इसी तरीके से VBE की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि जब आप VBE के दरमियान में और IB के दरमियान में ताल्लुक मालूम करेंगे, तो आप कांस्टेंट जो करना पड़ेगा वो इस VCE टर्म को कांस्टेंट करना पड़ेगा। VCE टर्म कौन सी है? VCE टर्म्स ये वाली है जो आपने कलेक्टर और इमीटर के दरमियान वोल्टेज है, इसको कांस्टेंट कर दीजिए, ये खुद ब खुद कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना? जब आपने जब आपने फॉर एग्जाम्पल 0 वोल्ट, सबसे पहले 0 वोल्ट यहाँ पे जो है वो मैं एक वैल्यू पसंद करता हूँ, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। फर्ज करें कि मैंने इसको 0 वोल्ट रखा। ठीक है, फिर मैं इसकी डिफरेंट वैल्यूज भी आपके सामने सेट कर लूंगा। जब मैं वोल्टेज बढ़ाना शुरू करूंगा, तो मेरे पास ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो बैटरी लगाई मैंने, फॉर एग्जाम्पल वो 0 वोल्ट, फिर 0.2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब मैं ये लगाता हूं तो ये गिराफ जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, तो 0 इनपुट के अंदर, इनपुट की सारी बात हो रही है, 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी इस डेप्लेशन लेयर को खत्म कर देगी। देखिए डेप्लेशन लेयर इस जगह आपको नजर नहीं आ रही, डेप्लेशन लेयर को खत्म कर देगी। और जब डेप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी, तो करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वक्त करंट की ये वैल्यू मुझको नजर आ रही है। इस वक्त जरूरी है कि आपने, जो मैंने कहा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने VCE को या VCC को कांस्टेंट किया हो, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू ली हुई होगी। फॉर एग्जांपल वो कांस्टेंट वैल्यू जो आपने ली हुई है वो ली हुई है VCE की 0 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी वैल्यू फर्ज करेंगे, अब आपने उसको 0 के बजाय 10 वोल्ट पे सेट किया। ये ग्राफ देखिएगा, इस वक्त आपने VCE को 10 वोल्ट पे सेट किया। तीसरी वैल्यू देखिएगा, इस वक्त आपने VCE को 20 वोल्ट के ऊपर सेट किया। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, आपके पास कुछ इस नौयत का बनेगा। अब आपको दो बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं।
पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि जैसी VBE को 0.7 वोल्ट किया जाए सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, बिल्कुल सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। उससे पहले करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता, ये वैल्यू ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती, उससे पहले नहीं बढ़ती, 0.7 के बाद बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि आज इस 0.7 की डेप्लेशन लेयर होती है, वो खत्म होती है, तो फिर करंट जाता है सर्किट में, और जब करंट सर्किट में जाता है तो यहाँ पे बेस करंट के रास्ते में भी आता है और ऊपर के रास्ते में भी जाता है। उससे पहले करंट नहीं होगा, ठीक है, उससे पहले करंट नहीं होगा। ये जो वैल्यू है VCE की 0 वोल्ट के ऊपर, इस वक्त करंट जो है वो ज्यादा है, ग्राफ ऊपर तक गया है। उसके बाद अगर इसको 10 वोल्ट कर दिया गया जाए तो करंट की वैल्यू कम है, करंट नीचे तक गया है, और बढ़ा दिया जाए तो और करंट नीचे तक गया है, क्योंकि देखिए ये रिवर्स है, ये रिवर्स ब्यास है। जब रिवर्स ब्यास है ये वाला हिस्सा, इसमें आपके सामने ये आपने एन टाइप सब्सटेंस था नेगेटिव, इसको आपने बैटरी के पॉजिटिव जोड़ा है, तो सिंपल सी बात ये है कि जब आप ये वाला वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रिवर्स ब्यास बढ़ा रहे हैं। जब रिवर्स ब्यास बढ़ा रहे हैं तो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को जाने में मुश्किल होगी। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर दूं कि जब आप VCE को बढ़ाते हैं, एक बार आपने उसको 0 रखा, फिर आपने उसको 10 रख दिया, VCE को बढ़ाने से सर्किट का ऊपर वाला हिस्सा रिवर्स ब्यास ज्यादा हो जाता है। पहले ये डेप्लेशन लेयर थी, ये डेप्लेशन लेयर थी, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ट्रेवल करने में, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बेस से बाहर निकालते थे, आप बेस करंट के ऊपर देख रहे हैं। जब आप VCE को बढ़ाएंगे, VCE आउटपुट वोल्टेज, जिसको आपको कांस्टेंट रखना है, तो आपने एक डिफरेंट वैल्यू रख के कांस्टेंट रख लिया उसको, तो ये डेप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी। अब ये डेप्लेशन लेयर बढ़ गई, अब जब ये डेप्लेशन लेयर बढ़ गई तो बेस सुकड़ गई, क्योंकि डेप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो ये वाली बेस पतली हो जाएगी, क्योंकि वो इसकी जगह पे बढ़ेगी। अब ये बेस पतली हो गई है, जब बेस पतली हो गई है तो IB की वैल्यू कम हो जाएगी। आप VC को और बढ़ाइए, ये रखा आपने 20 वोल्ट कर दिया, जब आपने BC को और बढ़ाया तो रिवर्स ब्यास और बढ़ गया। जब रिवर्स, क्योंकि ये जो है ये रिवर्स ब्यास हुआ हुआ है, ये एन टाइप सब्सटेंस बैटरी के पॉजिटिव से आगे जुड़ा हुआ है, तो VC और बढ़ाने से, VCE और बढ़ाने से रिवर्स ब्यास और बढ़ गया, रिवर्स ब्यास बढ़ गया तो ये वाली जो डेप्लेशन लेयर है ये और बड़ी हो गई। अब ये डेप्लेशन लेयर और बड़ी हो गई तो आप देखें बेस और पतली हो गई है, जब बेस और पतली हो गई तो करंट और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आप VAC की वैल्यू कांस्टेंट रखनी होती है, लेकिन आप एक बार आपने 0 कांस्टेंट करी और आपने IB करंट देखा, करंट ज्यादा था, करंट आएगा जब VBE 0.7 से ऊपर होगा, फिर आपने उसको 10 वोल्ट कर दिया, रिवर्स ब्यास बढ़ गया, रिवर्स ब्यास के बढ़ने से डेप्लेशन लेयर बढ़ गई, डेप्लेशन लेयर बढ़ने से बेस जो है वो सुकड़ गई, यानी कि बेस कम हो गई। जब बेस कम हो गई तो फिर IB कम हो गया, IB की वैल्यू देखिए यहाँ पे खत्म हो रही है, IB कम हो गया। आपने VCE को 20 वोल्ट पे सेट कर दिया, जब 20 वोल्ट पे सेट किया तो आपने जो रिवर्स ब्यास और बढ़ा दिया, डेप्लेशन लेयर और बढ़ गई, बेस और सुकड़ गई। अब बेस इससे भी पतली रह गई, ये ना होने के बराबर, और भी जगह ऊपर जो है वो कवर हो गई। अब बेस की बहुत पतला सा हिस्सा फर्ज करेंगे बेस का रह गया है, और ये जो पतला सा हिस्सा बेस का रह गया तो इसके से IB जो है वो और कम हो जाएगा। तो आप देखिए अब करंट की वैल्यू जो है पहले के मुकाबले में और कम हो गई। तो IB पहले ज्यादा था, फिर IB कम हो गया, और फिर IB जो है वो और कम हो गया। तो इस तरीके से हमको ये नजर आया कि VBE बढ़ाने से IB जो है वो कम होता रहता है, लेकिन VCE किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को फर्ज करके उस पर काम किया जाएगा। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, ये काम को समझने के लिए जरूरी था। इसके साथ ही हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सर्किट में हमारे पास क्लियर हो गई है बात, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, सर्किट के आउटपुट वाले हिस्से को समझने के लिए मैंने दोबारा थोड़ी सी वर्किंग स्पेस बनाई है, ताकि मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी तक जो मैंने काम किया था उस काम के अंदर मैंने आपके सामने यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा के ये 2 टर्मिनल आपको दिखाए थे कि हम इस वाले वोल्टेज को जो यहाँ पे नापा जाएगा इसको VCE कहेंगे, क्योंकि ये कलेक्टर और इमिटर के दरमियान का वोल्टेज निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक और आपको इनपुट में दिखाया था, लेकिन अब उस तरफ हम काम ही नहीं कर रहे, तो उधर भी मैंने आपको नापने के लिए एक दिखाया था कि हम VBE नापने के लिए एक अलग वोल्ट मीटर लगा देंगे तो VCE आपके सामने होगा। एक चीज बहुत क्लियर हो जाए पहले कि ये जो VCC वोल्टेज है, ये VCC वोल्टेज इन किनारों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगा। जो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल RC के अगेंस्ट अगर मैं निकालना चाहूं कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो V इजिकल टू IR होता है, तो वो निकलेगा ICRC। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है
जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस को मिल रहा है यानी कि लोड को मिल रहा है, और कुछ ऐसा होगा जो इन किनारों के ऊपर है यानी कि VC किनारों के ऊपर। तो ये जो VCC टोटल पोटेंशियल दे रहा होगा, VCC जो टोटल पोटेंशियल दे रहा होगा बैटरी, ये दो चीजों को मिल रही है। पहले तो ये मिल रही है, दोनों चीजें ये आपके सामने की सीरीज में लगी हुई है। तो पहले तो इस रेजिस्टेंस को मिल रही है, कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को मिल रहा है जो है ICRC, और कुछ रेजिस्टेंस वोल्टेज जो है वो इस कलेक्टर इमीटर सर्किट को मिल रहा है जिसका नाम जो है VCE रखा गया। तो कलेक्टर इमीटर सर्किट का कलेक्टर और इमीटर के सिरों पर अगर आप प्योर वोल्टेज मालूम करना चाहें तो वो इस वाले वोल्टमीटर से निकल आएगा। तो ये VCC दो चीजों को पोटेंशियल फराहम कर रहा है, इस आउटर रेजिस्टेंस को या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वोल्टेज फराहम कर रहा है और इसको वोल्टेज फराहम कर रहा है, ठीक है, कलेक्टर और इमीटर सिरों के दरमियान में। तो इसलिए ये अब हमारे सामने क्लियर हो गया कि जो आउटपुट सर्किट है इसके अंदर इस आउटपुट लोड को देखा जाए तो इसका पोटेंशियल का फैसला किया जा सकता है। अब आउटपुट सर्किट में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? आउटपुट सर्किट में हम स्टडी करते हैं वेरिएशन की तब्दीली क्या आ रही है कलेक्टर करंट आईसी में, या आईसी कलेक्टर करंट है, इसके अंदर तब्दीली पढ़ते हैं। किसके साथ तब्दीली पढ़ते हैं? इन कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE के साथ। ये वो दूसरी टर्म है कि इन दोनों को, जिनको मैंने टिक किया, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक पढ़ेंगे। लेकिन जो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक है उसको पढ़ने के लिए जरूरी है कोई ना कोई चीज इस पर असरअंदाज होगी। आपको मालूम है कलेक्टर करंट वो करंट होता है जो कि ऊपर वाले सर्किट के अंदर आता है, लेकिन जब नीचे से करंट ऊपर आता है तो कुछ यहाँ पे चला जाता है जो कि बेस करंट कहलाता है। और जो बेस करंट बहुत थोड़ा सा ही होता है क्योंकि बेस बहुत पतली सी होती है और लाइटली डोप्ड होती है तो बहुत थोड़ा करंट लेती है। तो IB चला जाता है, लेकिन जो IB से बच जाता है ना वो ही ऊपर आता है, यानी कि IB जो है वो IC के ऊपर असर डालता है। यही चीज मैंने बार बार आपसे बोली ऊपर वाले काम में भी कि ये अंडरलाइन लाइंस हमको देखनी है कि IBC IC को कंट्रोल करता है, अंडरलाइन लाइंस में लिखा हुआ है। तो ये बात मैंने आपको समझाई भी थी। तो इसका मतलब है कि IC जो है वो इफेक्टेड होता है, किसकी वजह से इफेक्टेड होता है? IB की वजह से। तो अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं कि VC, ये दो टिक वाले आइटम्स हैं, IC और VC में क्या ताल्लुक होता है, अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एक टर्म है जिसको बेस करंट, जिसको आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। जब आप बेस करंट को कांस्टेंट कर देंगे तो इनके दरमियान प्रॉपर तरीके से आप रिलेशन पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान में IC और VC के दरमियान रिलेशन पढ़ना कांस्टेंट IB के साथ, ये सर्किट का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। इसको तरीके से पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर्स के पढ़ें। बीच का कुछ काम मैंने अभी जो है वो स्किप कर दिया, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि बेसिकली IC, ये ग्राफ देखिएगा, IC और VCE के दरमियान में क्या ताल्लुक है, और यहाँ पे बेस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट किया गया है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए तीन डिफरेंट रीजन्स होते हैं। सबसे पहला रीजन है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या होता है? आपने पढ़ना है IC के दरमियान और VCE के दरमियान ताल्लुक को, लेकिन बेस करंट कांस्टेंट रखना है। फर्स्ट कीजिए कि जो बेस करंट है आपने वो जीरो रखा। बेस करंट जीरो रखने का मतलब है कि बेस से कोई भी करंट की वैल्यू बाहर बरामद नहीं हो रही, बेस से कोई भी करंट की वैल्यू बाहर बरामद नहीं हो रही, और बेस से बाहर वैल्यू बरामद नहीं हो रही इसका मतलब है कि शायद यहाँ पे बैटरी ही ना हो, ठीक है। जब बैटरी नहीं होगी तो बिल्कुल भी नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा क्योंकि बैटरी नहीं है, तो ये डेप्लेशन लेयर यहाँ पे बनी रहेगी, ये बनी हुई है डेप्लेशन लेयर। तो या तो आपने बैटरी नहीं लगाई हो या फिर आपने रिवर्स ब्यास कर दिया हो, यानी कि उस डेप्लेशन लेयर जो नीचे बनी हुई है उसको खत्म करने का फॉरवर्ड ब्यास करेंगे तो खत्म होगी ना, कोई इरादा ही नहीं हो आपको, आपने रिवर्स ब्यास किया हुआ है, बैटरी को उल्टा करके लगाया हुआ है। तो व्हेन बोथ द बेस इमिटर, यानी कि जो बेस इमिटर जिसको आप हमेशा फॉरवर्ड ब्यास करते हैं वो भी, और बेस कलेक्टर तो होता ही आपके पास हमेशा जो है वो रिवर्स ब्यास है, तो दोनों को आप जो है वो रिवर्स ब्यास कर दें, या फिर आप क्या करें कि ओपन कर दें। ओपन का मतलब ये है कि बैटरी लगाई नहीं आपने वहां पे, ठीक है, तो ओपन कर दें, बैटरी लगाई नहीं आपने। तो जब दोनों के दोनों रिवर्स ब्यास होंगे, नो करंट इज सप्लाई टू द बेस, तो बेस से कोई करंट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि या तो यहाँ पे इनपुट के अंदर बैटरी नहीं है, या इनपुट में जो बैटरी है वो आपने रिवर्स ब्यास करके लगाई है, तो वो डिप्लेशन लेयर खत्म नहीं हुई, लिहाजा करंट कोई ऊपर की तरफ फ्लो नहीं कर रहा, तो बेस के ऊपर भी कोई करंट नहीं जा रहा। तो जब बेस करंट जीरो आपने वैल्यू ली है, ठीक है ना, एक वैल्यू लेके आप डिस्कस कर रहे हैं कि IC के दरमियान में और VCE के दरमियान में क्या ताल्लुक है, VCE आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, और इसके ताल्लुक मालूम कर रहे हैं। तो जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है, जो काम करने का तरीका है, वो कट ऑफ रीजन कहलाता है। ट्रांजिस्टर कोई काम नहीं करेगा, यानी कि उसमें कोई करंट ही नहीं होगा, वो ऑफ स्टेट के अंदर कहलाएगा। नो करंट फ्लो, ऊपर भी कोई करंट नहीं होगा, ठीक है, ऊपर भी कोई करंट नहीं होगा। ये ग्राफ की वैल्यू को जाहिर कर रहा है।
ये जो वैल्यू है इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये ग्राफ की वैल्यू है, सही है जी। फिर भी आप बोलेंगे ग्राफ थोड़ा सा तो आ गया, IC के अंदर थोड़ा सा तो करंट है, ऊपर जा रहा है। ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो आके मैच नहीं हुआ, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ के आया है। ये थोड़ा सा ग्राफ उठ के आया है कि माइनॉरिटी चार्ज जो होगा वो वैसे ही फ्लो करता रहेगा, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज थोड़ा बहुत चार्ज फ्लो करता रहेगा। जब आपने P और N जंक्शन बनाया है, ट्रांजिस्टर बनाया है, तो दो जंक्शन उसमें बने हैं, तो चार्ज का अंदर ट्रांसफर तो वैसे भी होता रहेगा, आप बैटरी लगाएं ना लगाएं। तो जो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से ना थोड़ा सा चार्ज फ्लो करता रहेगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा लाइन से उठाए, ये उस वक्त की बात है जब आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई हुई, इनपुट आपने कोई प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। इसमें कलेक्टर के ऊपर कोई करंट नहीं होता क्योंकि बैटरी नहीं लगाई गई इनपुट में, और इस रीजन को कट ऑफ रीजन बोलते हैं, और ग्राफ भी आपने इसका देख लिया, ठीक है। इसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस ग्राफ के दूसरे हिस्से को देखिए, ये ग्राफ का दूसरा हिस्सा है ये वाला। इसमें से किसी भी एक लाइन को फर्ज कर लीजिए, अभी तक आपने बेस करंट को 0 रखा था, यानी कि कोई इनपुट बैटरी नहीं लगाई हुई थी। अब फर्ज करें मैं बोलता हूं कि IB की वैल्यू यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर है। अब आपने बैटरी लगा दी है और 10 माइक्रो एम्पियर करंट बेस के जरिए आप हासिल कर रहे हैं या बेस में फ्लो कर रहा है। अब आपको जो बेसिक रिलेशन देखना है वो IC के दरमियान में और VCE के दरमियान में देखना है। VC वो बैटरी है जो आउटपुट सर्किट में लगी हुई है। अब आप फर्ज कीजिए कि, और वो रिवर्स ब्यास है। अब आप ये देखिए कि जैसे आप VCE की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करेंगे, यहाँ पे VCE की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे VCE की वैल्यू 0.1 है, यहाँ पे VCE की वैल्यू 0.7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो आप VCE यानी कि आउटपुट सर्किट की बैटरी को बढ़ाते हैं, आउटपुट सर्किट के वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जब आप आउटपुट सर्किट के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वो रिवर्स ब्यास है। जब वो रिवर्स ब्यास है तो वहां पे रिवर्स ब्यास बढ़ेगा। जब रिवर्स ब्यास बढ़ेगा तो डेप्लेशन लेयर जो है वो कम होगी, और जब डेप्लेशन लेयर बढ़ेगी, सॉरी, रिवर्स ब्यास बढ़ेगा, डेप्लेशन लेयर बढ़ेगी। जब डेप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो रुकावट बढ़ेगी, जब रुकावट बढ़ेगी तो बेस सिकुड़ेगी। ये बात हमने थोड़ी देर पहले भी करी, बेस सिकुड़ेगी या बेस कम होगी, तो बेस के कम होने की वजह से बेस का करंट कम होगा। उसकी आपने एक कांस्टेंट वैल्यू सेट कर दी है 10, और जब बेस का करंट कम होगा तो इसका मतलब है कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे, तो IC की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप देख रहे हैं कि IC की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर, IC के एक्सिस के ऊपर वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ेगी। आपने IB को कांस्टेंट रखा हुआ है, IB को कांस्टेंट रखा हुआ है, और आप जो है वो बेस करंट कम हासिल कर रहे हैं, यानी कि जो आपने कांस्टेंट किया हुआ है वो आप हासिल कर रहे हैं, और आप VCE की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप VCE की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो शुरू में, ये अर्ली इफेक्ट कहलाता है, शुरू में तो बेस करंट बढ़े, शुरू में तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, फिर वो अपनी मैक्सिमम पे आ जाएगा, फिर उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आप देख रहे हैं स्लो पे, यानी कि वो थोड़ा सा बड़ा है। जैसे जैसे वो आगे गया है तो आगे जाने की वजह से वो थोड़ा सा बड़ा है। ये किसके साथ बढ़ रहा है? ये VCE के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। वो बढ़ना मुझे नजर आ गया, इसको मैं एम्पलीफाई बोलूंगा कि करंट बढ़ रहा है थोड़ा सा VCE बढ़ाने से, लेकिन मैंने बेस करंट को कांस्टेंट किया है। मैं एक और लाइन डिस्कस करता हूं, मैंने बेस करंट की वैल्यू को 20 के ऊपर सेट कर दिया, 20 माइक्रो एम्पियर पे। उसके बाद मैंने आउटपुट बैटरी को यानी कि VCE को बढ़ाना शुरू किया। जब मैंने VCE को बढ़ाना शुरू किया तो रिवर्स ब्यास बढ़ा, क्योंकि वो रिवर्स ब्यास में लगी होती है, डेप्लेशन लेयर बढ़ी, बेस और सिकुड़ गई, बेस और सिकुड़ने से इलेक्ट्रॉन का रास्ता बाहर निकलने वाला बंद हो गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगे, तो अब आप देखिए करंट और बढ़ा, और फिर वो एक खास वैल्यू पे आके, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आके फिर वो करंट नहीं बढ़ता, फिर वो हल्का सा स्लोप उसमें आ जाता है। इसको मैं ये भी कह देता हूँ कि स्टडी होता है, यानी कि बिल्कुल नहीं बढ़ता, या मैं थोड़ा सा इसका बढ़ना जो है वो दिखा सकता हूँ, लेकिन एक हद तक वो बढ़ता है शुरू में, और फिर वो ग्राफ जो है वो उसमें बहुत थोड़ा सा करंट के अंदर बढ़ाव आता है। तो मुझे ये बात सामने नजर आई कि जब बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास होगा, ठीक है जी, फॉरवर्ड ब्यास है, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स ब्यास, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स ब्यास होता है, ठीक है। रीजन ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन, इस पूरे इलाके को एक्टिव रीजन बोलते हैं। एक्टिव रीजन में होता क्या है? एक्टिव रीजन में होता यह है कि
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पे अमल करता है, एम्पलीफायर के तौर पे करंट को अपने अंदर से गुजरने देता है और थोड़ा सा उसमें इंक्रीज भी कर देता है। स्मॉल बेस करंट कंट्रोल्स, और बेस करंट हमें लेवल के ऊपर कांस्टेंट रखते हैं और वो कम से कम होता है, हम उसको नहीं निकलने देते बाहर, और वो कंट्रोल ही कर रहा होता है क्योंकि वो खुद बाहर नहीं निकल रहा होता है या बहुत थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है, तो बाकी मांदा सारा करंट कलेक्टर करंट के तौर पर जा रहा होता है, ठीक है ना, और सारा का सारा करंट ऊपर जा रहा होता है, तो आईसी की वैल्यू कलेक्टर करंट में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। तो मेरे पास दूसरा हिस्सा समझ में आया आउटपुट का कि वीसीई बढ़ाने से आईसी बढ़ता है, शुरू के अंदर तेजी के साथ बढ़ता है, शुरू में तेजी के साथ बढ़ता है, फिर जब अपनी मैक्सिमम में पहुंच जाता है तो फिर उसका ग्राफ काफी हद तक स्टडी हो जाता है, शुरू में तेजी के साथ बढ़ता है, फिर वो काफी हद तक स्टडी हो जाता है, और ये सारा काम 0.7 के बाद होगा। 0.7 से के बाद जो है वो आपको नजर आएगा कि अब करंट की वैल्यू अपने मैक्सिमम में पहुंच गई है। तो 0.7 से पहले जो कलेक्टर करंट है वो तेजी के साथ बढ़ता है, और 0.7 के बाद वो काफी हद तक स्टडी हो जाता है। जो 0.7 तक वो तेजी के साथ बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो अर्ली इफेक्ट है करंट का, कि बैटरी को लगाते साथ ही, उसको रिवर्स ब्यास करते साथ ही शुरू के अंदर जो है वो करंट तेजी के साथ बढ़ा, और फिर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आकर करंट काफी हद तक स्टडी हो गया, और थोड़ा सा उसमें इजाफा होता रहता है, कोई काबिल जिक्र इजाफा नहीं होता। इस चीज को हम जो है वो एक्टिव रीजन बोलते हैं इस पूरे इलाके को, ठीक है। अगली चीज जो है हमारे पास वो सैचुरेशन रीजन है। इसके अंदर काम को सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ये इलाका जो आपको वो जो शुरू के अंदर करंट तेजी के साथ बढ़ा है उस इलाके को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, और इस इलाके को सैचुरेशन रीजन, इसमें मैक्सिमम करंट होता है, ज्यादा से ज्यादा करंट होता है। किस तरीके से इसमें मैक्सिमम करंट होगा, थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, गौर करेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, बात क्लियर हो जाएगी, याद करना आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो और अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, और उससे मौजूद एमसीक्यूज हैं उनकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर समझ लेंगे, जिस हद तक समझ लेंगे इसको, काम काफी कॉन्सेप्चुअल है, जितना हिस्सा इसका समझ लेंगे उतने परसेंट जो है वो काम याद करने के लिए, एमसीक्यूज के लिए आसान होता चला जाएगा, ठीक है। ये सैचुरेशन रीजन, जब हम सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं तो मैं पहले आपके सामने कलेक्टर और बेस बना रहा हूं, इसके नीचे इमीटर होगा। कलेक्टर एन टाइप सब्सटेंस है, ये पी टाइप सब्सटेंस है, बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। इसको ले आके बैटरी में जोड़ा गया है और बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया, रिवर्स ब्यास किया गया है, ठीक है। इसको भी बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है, यानी कि इसको भी फॉरवर्ड ब्यास किया गया है, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा गया तो इसको फॉरवर्ड ब्यास किया गया, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि इस ग्राफ को आप उल्टा देखें, तो आप ये देखें कि VCE का वोल्टेज 5 वोल्ट है इस वाले टर्मिनल पे, इसको आप कम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कम करके आप इसको फॉर एग्जाम्पल 0.6 वोल्ट पे ले आए, ठीक है। इधर जो वोल्टेज है फर्ज करें 0.7 है, 1 भी हो सकता है, 0.7 है। अब आप ये देखिएगा कि ये बैटरी रिवर्स ब्यास थी, इस ग्राफ को आपने उल्टा देखा है, ये बैटरी रिवर्स ब्यास थी, लेकिन अभी यहां पे 0.6 वोल्ट है और इस जगह पे 0.7 वोल्ट है। हमने ये सीखा है कि पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। अगर इन दोनों हिस्सों को कंपेयर करो, इन दोनों हिस्सों को, कलेक्टर बेस को, और इसके नीचे इमीटर है, इमीटर बेस को, तो इमीटर बेस को तो आपने फॉरवर्ड ब्यास किया वही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा हुआ है, तो ये हिस्सा तो फॉरवर्ड ब्यास है। लेकिन अगर आप कलेक्टर और बेस पे गौर करो, कलेक्टर और बेस पे गौर करो, तो इस जंक्शन में देखो कि ज्यादा पोटेंशियल किसका है, इस जंक्शन में देखो ज्यादा पोटेंशियल किसका है, इसका ज्यादा पोटेंशियल है 0.7 है, और इसका क्या है, कम पोटेंशियल है 0.6 है। तो अगर इन दोनों हिस्सों को देखो तो ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है
और ये हाइयर पोटेंशियल के ऊपर है। लोअर पोटेंशियल का मतलब होता है नेगेटिव और हाइयर पोटेंशियल का मतलब होता है पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो लोअर पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव है, यानी कि ये कम है, और नेगेटिव के सामने लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव के सामने हाइयर पोटेंशियल है। तो ये वाला हिस्सा भी फॉरवर्ड ब्यास हो गया एक तरह से। इस वाले हिस्से को तो हमने फॉरवर्ड ब्यास रखा हुआ था और ये वाला हिस्सा भी फॉरवर्ड ब्यास हो गया। जब ये हिस्सा भी फॉरवर्ड ब्यास हो गया तो हम ये बोलें कि कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड ब्यास है और इमिटर बेस भी फॉरवर्ड ब्यास है। तो इस वक्त दोनों टर्मिनल पॉजिटिव फॉरवर्ड ब्यास हो गए। ये बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब आप इस ग्राफ को उल्टा देखो और आप VCE को कम होता हुआ देखो, और जब VCE को कम होता हुआ देखो तो आपको वोल्टेज कम होता हुआ नजर आएगा 4 3 2 1। और एक वक्त आएगा कि फॉर एग्जांपल आपने इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कलेक्टर को जोड़ा हुआ था, जो पहले रिवर्स ब्यास था कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव था, लेकिन यहां पे आपने 0.6 कर दिया। जब 0.6 हो गया तो कलेक्टर और बेस के दरमियान में बेस 0.7 पे है और कलेक्टर 0.6 पे है। हमको मालूम है कि ज्यादा को हमेशा पॉजिटिव मानो और कम को हमेशा जो है वो नेगेटिव जानो। तो हमने बोला जो ज्यादा है वो हाइयर है तो उसको पॉजिटिव मानो। तो जब हाइयर को पॉजिटिव मानो तो हमने इस हिस्से को पॉजिटिव माना, और जो कम को नेगेटिव जानो तो हमने नेगेटिव वाले को लोअर जाना। तो जब इन दोनों टर्मिनल की बात करी तो ये नेगेटिव के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल भी फॉरवर्ड ब्यास। तो अब जो मेरे पास बात आई वो बात यह आई कि बेस इमिटर और बेस कलेक्टर दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड ब्यास हो गए। एक को हमने खुद किया है और एक का वोल्टेज कम करने की वजह से वो जंक्शन भी फॉरवर्ड ब्यास हो गया। तो अब ऊपर भी फॉरवर्ड ब्यास है और नीचे भी फॉरवर्ड ब्यास है। तो इसका मतलब है कि जो बीच में ये बेस थी और बेस से पहले ये डेप्लेशन लेयर थी और ये डेप्लेशन लेयर थी, ये दोनों डेप्लेशन लेयर खत्म हो गई क्योंकि ये हिस्सा भी फॉरवर्ड ब्यास है और ये हिस्सा भी फॉरवर्ड ब्यास है। तो दोनों डेप्लेशन लेयर खत्म हो गई। तो नीचे से नेगेटिव चार्ज ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज क्योंकि बीच में बेस है जो कि होल वाली होती है ऊपर भागने की कोशिश करेगा। जब ऊपर भागने की कोशिश करेगा और ऊपर वाला नीचे भागने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कंफ्यूज हो गए, तो करंट यहाँ पे एकदम कम हो जाएगा। जो करंट एकदम कम हो जाएगा, ये करंट की वैल्यू एकदम गिर जाएगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू एकदम गिर जाएगी। तो जब करंट की वैल्यू एकदम गिर जाएगी तो इस ग्राफ को अगर उल्टा देखो तो ये देखो एकदम नीचे की तरफ ग्राफ आता है, एकदम ग्राफ नीचे की तरफ आता है और करंट बिल्कुल सर्किट में जैम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ना ऊपर से नीचे जा पाएगा ना नीचे से ऊपर जा पाएगा, और ये जीरो के ऊपर करंट की वैल्यू आ जाएगी। इस ग्राफ को सीधा समझा था तो करंट के ऊपर बढ़ने की वजह बयान की थी कि शुरू में करंट तेजी के साथ क्यों जाएगा। जब ग्राफ को उल्टा पड़ा तो करंट के एकदम कम होने की वजह बयान करी कि करंट एकदम कम क्यों हो जाएगा। तो जब बेस इमिटर और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड ब्यास हैं तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। इस रीजन के अंदर जो कुछ भी पड़ा कि करंट शुरू में तेजी के साथ बढ़ता है और करंट उल्टा देखो ग्राफ तो करंट तेजी के साथ वोल्टेज VC की वैल्यू को कम करने पे करंट तेजी के साथ कम होता है, तेजी के साथ कम होता है। तो दोनों फॉरवर्ड ब्यास होते हैं, इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। इस वक्त करंट चूंकि ज्यादा फ्लो कर रहा होता है, तेजी के साथ कम हो रहा होता है, तो ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन। और शुरू में इस हिस्से में करंट तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया था, तो ये फुली ऑन एंड मैक्सिमम करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू मीटर। और जो करंट की क्योंकि तेजी के साथ या तो उस बढ़ रहा है या तेजी के साथ कम हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले इलाके को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। इसमें ये जो चीजें अंडरलाइन हुई हुई है, ये चीजें अंडरलाइन हुई हुई है, ये प्रॉपर आपको जो है वो MCQs के अंदर काम करेंगी। इसको जरूरी है कि तीन रीजन को समझने के लिए आप जो है वो एक बार अपने काम को दोबारा चाहे तो इस वीडियो के इस हिस्से को सुने ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। एक डायग्राम है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन दिखाई गई है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझना चाहें इस डायग्राम से, इस पूरे काम को रिवाइज करना चाहें। कट ऑफ रीजन वो था जिसमें कोई भी बेस करंट नहीं था क्योंकि बैटरी नहीं थी, समझे, ठीक है ना, रिवर्स ब्यास था, ये बैटरी नहीं थी। ये करेक्टर कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन दी है, आप बेस करंट बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो जब बैटरी नहीं थी तो इन्वर्टर करंट भी नहीं था, कलेक्टर करंट भी नहीं था, कुछ भी सर्किट में काम नहीं हो रहा था, ये कट ऑफ रीजन था। फिर आपने एक एक्टिव रीजन पढ़ा, एक्टिव रीजन के अंदर
बैटरी मौजूद थी और वो आपके पास जो है वो ये हिस्सा बेस वाला जो हिस्सा था, ये बेस और इमीटर के दरमियान में ये फॉरवर्ड ब्यास था और ये हिस्सा रिवर्स ब्यास था। काम हो रहा था और काम होने की वजह से थोड़ी सी मिकदार बेस करंट की भी बाहर आ रही थी और थोड़ा जो है वो कलेक्टर करंट भी जो है वो निकल रहा था और ये बेस करंट कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर रहा था। ये एक इक्वेशन है, इसको भी अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सैचुरेशन लेवल के ऊपर दोनों फॉरवर्ड ब्यास हो गए, फॉरवर्ड ब्यास हो गए तो समझें कि डिप्लेशन लेयर बिल्कुल ही गायब हो गई। कलेक्टर करंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ। जब बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ दोनों सूरतों में, शुरू में अंदर जब आप वीसी बढ़ा रहे थे तो वीसी बढ़ाने से करंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा और दूसरे स्टेप के जब आप अगर आप देखें कम करना तो बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ। तो कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में करंट जो है वो फ्लो जो है वो मैक्सिमम है और सारा काम इसको शॉर्ट बोलते हैं कि दोनों के दरमियान में शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब यही है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा, यही एक रास्ता है। करंट कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनानी है लेकिन इस पूरे काम को जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए ये चीज़ हमारे सामने मौजूद थी। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं वो है करंट एम्प्लीफिकेशन। दो फैक्टर्स हैं जो करंट एम्प्लीफिकेशन को जाहिर करते हैं। एक है रेशो आईसी और आईबी के दरमियान में, कलेक्टर करंट और बेस करंट के दरमियान में, ये बीटा कहलाता है। दो नाम है इसके, करंट गेन भी कहते हैं और करंट एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। अगर आप आईसी और आईबी के दरमियान में रेशियो निकालें तो वो बीटा कहलाएगा, ठीक है। और बीटा की जो वैल्यू है तकरीबन वो 20 से लेकर 200 के दरमियान में। ये क्या जाहिर कर रहा होता है? ये जाहिर ये कर रहा होता है कि अगर आपके पास इमीटर से करंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बेस के ऊपर जा रहा है और बाकी आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन नीचे से आ रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन इमीटर से आ रहे थे और बेस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो 100 निकलेगी। क्यों? क्योंकि बीटा जो है वो आई को डिवाइड करना होता है किससे? आई से। 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन उस रास्ते पे जा रहा था तो बीटा की वैल्यू 100। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी जगह पे, वैसे भी आई हमेशा कम होता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 से लेकर 200 निकलेगी। इसकी वैल्यू नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर अवेलेबल होते हैं उसके अंदर ये रेंज करती है। 20 से 200 का मतलब ये है कि बहुत कम वैल्यू जो है वो आई बी की है और आई सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जितनी इसकी वैल्यू बीटा की निकलेगी उससे आपको करंट गेन का अंदाज़ा हो सकता है। बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होती है क्योंकि करंट का तो गेन होता ही है, करंट का गेन होता है, इसलिए बीटा की वैल्यू बड़ी होती है। अगर 20 है तो इसका मतलब है कम गेन हो रहा है, 200 है बीटा की वैल्यू तो ज़्यादा गेन हो रहा है। इसके बीच में कहीं पे भी इसकी वैल्यू हो सकती है और बीटा करंट गेन को जाहिर कर रहा होता है। बीटा का फॉर्मूला आई सी अपॉन आई बी है। इसकी एक और चेंज शक्ल ये भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम कलेक्टर बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने डिस्कस नहीं करी हुई है, हमारे पास मौजूद भी नहीं है काम में फिलहाल। सी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, ठीक है ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली कॉमन बेस जो है वो डिस्कस हो चुकी है। कॉमन कनेक्टर डिस्कस नहीं हुई है। कॉमन बेस किस तरह से डिस्कस हुई है वो मैंने कहा था कि वर्किंग के काम में कॉमन बेस डिस्कस हुई है। इसमें अगर हम उसके वाले सर्किट को देखते हुए एक और करंट गेन का फॉर्मूला लिखना चाहें। करंट गेन का फॉर्मूला हमेशा एम्प्लीफिकेशन का फॉर्मूला आई आउट यानी कि आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, हमेशा ऐसे ही पता लगेगा कि एम्प्लीफिकेशन कितनी हुई है। तो उसमें कॉमन बेस होती है, लिहाजा वो आई सी अपॉन आई फॉर्मूला होता है, उसको हमने एक अलग रेशो का नाम दिया है और वो रेशो है एल्फा। अच्छा, हमको ये बात मालूम है कि इस रास्ते पे, बेस के रास्ते पे बहुत कम करंट जाता है। तो अगर करंट यहाँ से 100 आ रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे 100 तो नहीं जाएंगे, जस्ट 1 जाएगा ऊपर, तो 99 ऊपर जा रहे हैं। तो आप इसका अंदाजा ये कर सकते हैं कि आई सी और आई ई तकरीबन बराबर होते हैं। आई सी और आई ई तकरीबन बराबर होते हैं तो अल्फा की वैल्यू भी तकरीबन 1 के बराबर होती है क्योंकि फॉर्मूला जो है वो है आई सी अपॉन आई ई। तो अगर ऊपर 100 है और नीचे 99 है तो मिसाल के तौर के ऊपर 0.99 ये निकलेगा। तो अल्फा की वैल्यू बस 0.95 से लेकर 99 के दरमियान में वैल्यू निकलती है क्योंकि आई सी और आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो अगर आप कलेक्टर और बेस के करंट के दरमियान में रेशियो मालूम करें तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है बीटा। और अगर आप
कलेक्टर करंट और इमिटर करंट के दरमियान में रेशो मालूम करें तो वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहलाता है अल्फा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये जाहिर कर रही होती है करंट कितना गेन हुआ, 20 के लिए कम गेन हुआ, 100 के लिए ज़्यादा गेन हुआ, लेकिन गेन हर सूरत में होगा करंट। और जब इसको एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं। और इधर जो है जो वैल्यू निकलती है वो 0.95 से 0.99 के दरमियान निकलती है, लेकिन ये भी करंट गेन को जाहिर कर रहा होता है। अल्फा का दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम बीटा और अल्फा के दरमियान ताल्लुक मालूम करें तो बीटा अल्फा से इस तरह से रिलेट करता है। एक दो स्टेप्स बीच के अंदर हैं। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वैल्यू को एलसीएम को अगले स्टेप में ब्रेक करेंगे। आई सी अपॉन आई ई की जगह के ऊपर आप अल्फा पुट करेंगे, ठीक है ना, और आई सी अपॉन आई सी को एलसीएम ब्रेक करके कट करेंगे 1, और इसकी एक नई शक्ल बनाएंगे, ये शक्ल बनेगी। और यहाँ पे अगर मैं अल्फा और बीटा के दरमियान में आपसे ताल्लुक की बात करूं, अल्फा की टर्म्स के अंदर लिखूं ताल्लुक तो वही है, इसी से बन जाएगा। तो अल्फा की टर्म्स में लिखूं तो वो होता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, इसके अंदर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने ये 4 स्टेप प्रैक्टिस के अंदर करेंगे। इधर एलसीएम को ब्रेक करेंगे, आईसी अपॉन आईसी को कट करेंगे, और आईसी अपॉन आईबी की जगह के ऊपर बीटा पुट करेंगे, तो खुद ब खुद आपके सामने यानी शक्ल आएगी। आप इसको पलटेंगे तो ये आपके सामने बन के आएगा। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को ना बड़ा करना चाहता था, एक स्विच का काम है ट्रांजिस्टर का, वो मैं इसमें शामिल काम करना चाहता था, लेकिन चूंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो इस काम को यहाँ तक जो है वो हम रोकेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस पढ़े, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर पढ़ा है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, टीचर अवेलेबल होगा, जो भी कन्फ्यूजन है नोट डाउन करें, याद करना काम आसान हो जाएगा, एमसीक्यूज के लिए काम आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो कुछ और चीज़ें रह जाती हैं तो उनको टीचर से क्वेश्चन कीजिए। टीचर से क्वेश्चन करने इस बात को जाहिर करेगा कि आपने वीडियो को देखा है और समझने की कोशिश करी और इन पॉइंट अपने नोट्स में नोट किए हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।